हमने बैलेंस शीट के अंदर क्लोजिंग स्टॉक की जो अमाउंट है वो क्या बतानी है, उसके लिए ये AS2 हमें बताता है कि ये अमाउंट क्या बतानी है। जब तक सेल नहीं होगा वो स्टॉक रहेगा अपना। सो पहले तो व्हाट डज AS2 एक्सक्लूड? AS2 एक्सक्लूड्स द फॉलोइंग: work in progress in construction contract, work in progress arising in ordinary course of business, shares and debentures and other financial instrument held as stock in trade. So these are the things that are not included or not covered by AS2: WIP in construction contract, WIP in the ordinary course of business, shares and debentures which are held as stock means we will sell them in a near or after some days, and producers inventory like livestock, agricultural and forest products. So these forest products and all also they are also not covered by AS2. So AS2 does not cover these four things. You please learn it. It is very important. Afterwards, इन्वेंट्रीज आर एसेट्स. आई टोल्ड यू व्हाट इज इन्वेंट्री. इन्वेंट्री स्टॉक यानी फिनिश्ड गुड्स जो अपन अपना बेचा नहीं अपन ने, तो वो बैलेंस शीट के अंदर अपन क्लोजिंग स्टॉक बोल के दिखाते हैं, तो उसकी क्या वैल्यू बताना है. तो वो बोल रहे हैं दे टेल दैट इन्वेंट्रीज आर एसेट्स हेल्ड फॉर सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस. दे आर हेल्ड फॉर सेल, उनको बेचना है अपने को ऑर्डिनरी जो अपना बिजनेस है उसके अंदर, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस के अंदर, इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन फॉर सच सेल और in the form of material or supplies to be consumed in the production process or in the rendering of services. ये फालतू की बात है. ये बता रहा है कि इन्वेंट्री क्या है, तो वो एसेट है, सेल के लिए अपन रखते हैं, बिजनेस के लिए वगैरह वगैरह वगैरह. अब इसके अंदर नेट रियलाइजेबल वैल्यू एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बिकॉज AS2 मैं आपको बता दूंगा अभी. AS2 should be valued at cost और NRV यानी ही नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर. ये आगे आएगा पर मैंने आपको पहले ही बता दिया है नेट रियलाइजेबल वैल्यू की वजह से. नेट रियलाइजेबल वैल्यू इज द एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस लेस द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन एंड द एस्टिमेटेड कॉस्ट नेसेसरी टू मेक द सेल. नेट रियलाइजेबल वैल्यू इज द एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस है ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस माइनस द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन. उस पर जितनी कॉस्ट लगेगी वो, यानी सेलिंग प्राइस अपन सेल्स जो पकड़ेंगे वो माइनस कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन एंड द एस्टिमेटेड कॉस्ट नेसेसरी टू मेक द सेल. और जो भी सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन या जो भी और जो कॉस्ट लगेगी उसको सेल करने को. इन शॉर्ट इट मीन्स सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट. इट इज़ नेट रियलाइजेबल वैल्यू, जितना हमें मिलने वाला है वो. Measurement of inventory. See, here it is written inventory should be valued at lower of cost or NRV. Cost or NRV, whichever is lower. It is written here. The AS says that the inventory should be valued at lower of cost or NRV. Now there are three cost. कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्रीज इंक्लूड, यानी जो ये इन्वेंट्री यानी ही स्टॉक यानी ही क्लोजिंग स्टॉक. डोंट गेट कंफ्यूज्ड. सो इन्वेंट्री के अंदर कौन सी कॉस्ट इंक्लूड होती है? कॉस्ट ऑफ परचेस, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन, अदर कॉस्ट. सो दीज आर द थ्री कॉस्ट दैट आर इंक्लूडेड इन द इन्वेंट्री. कॉस्ट ऑफ परचेस मीन्स इट इज़ वेरी नॉर्मल. कॉस्ट ऑफ परचेस consists of the purchase price including duties and taxes. इट इज़ इंक्लूडिंग, यानी आपने 100 रुपये की चीज़ खरीदी, उस पर 10 रुपीज़ अगर आपने एक्साइज दिया है तो 110 रुपीज़ आपकी कॉस्ट हो गई है, क्योंकि यहाँ दिया है द कॉस्ट ऑफ परचेस कंसिस्ट ऑफ द परचेस प्राइस इंक्लूडिंग ड्यूटीज एंड टैक्सेस. सो इट इज़ इंक्लूडिंग, सो दिस इज द कॉस्ट other than those subsequently recoverable by the enterprise. And recoverable cost means यानी अभी जैसा कोल्ड ड्रिंक वगैरह है तो उसकी आप पहले कॉस्ट देते हो और फिर बाद में आप जैसी ही बॉटल वापस यानी आप जो बॉटल है कोल्ड ड्रिंक की वो अगर आप वापस दे दोगे तो वो आपको वापस पैसे दे देगा, तो वो कॉस्ट इंक्लूड नहीं करनी है. जो वापस मिलने वाली है थोड़े दिनों बाद या वो चीज़ वापस देने के बाद वो इंक्लूड नहीं करनी है. ओनली द टैक्सेस इंक्लूड टैक्सेस, ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस. अदर देन दोस रिकवरेबल जो है वो इंक्लूड करना नहीं है, और उसके अंदर फ्रेट शामिल करे एंड अदर एक्सपेंडिचर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल. डायरेक्टली रॉ मटेरियल या परचेस से जो एट्रीब्यूटेबल है उसके वो लेना है कॉस्ट ऑफ परचेस में. कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन के अंदर वापस वही डायरेक्ट लेबर वगैरह, यानी जो रॉ मटेरियल है उसको कन्वर्ट
फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते वक्त आपको कितनी कॉस्ट है उसको बोलते हैं कन्वर्जन कॉस्ट। एक रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए करी जाने वाली कॉस्ट इज कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन। सो द कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन ऑफ इन्वेंट्रीज इंक्लूड कॉस्ट डायरेक्टली रिलेटेड टू द यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन सच एज डायरेक्ट लेबर। यानी डायरेक्ट लेबर है, अभी जैसे डायरेक्ट मटेरियल तो हमने ले लिया, अब डायरेक्ट लेबर लगेगा, तो ये डायरेक्ट लेबर जो है ये कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन है, तो इसको भी आप शामिल करेंगे। किसके अंदर शामिल करेंगे? कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री के अंदर। एंड द थर्ड इज अदर कॉस्ट। अदर कॉस्ट यानी वही प्रेजेंट लोकेशन तक लाने के लिए जो भी फिनिश गुड्स के ऊपर खर्चा किया जाता है उसको बोलते हैं अदर कॉस्ट। यानी अदर बोले तो ओवरहेड्स ही पकड़ लीजिए आप। ये एक इम्पॉर्टेंट बात है जो आप नोट डाउन कर लीजिए या लिख लीजिए बुक में। इंटरेस्ट एंड अदर बोरोइंग कॉस्ट आर यूजुअली कंसिडर्ड एज नॉट रिलेटिंग टू ब्रिंगिंग द इन्वेंट्रीज टू देयर प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन एंड आर देयरफॉर यूजुअली नॉट इंक्लूडेड। यानी ये इतनी दो लाइन का मीनिंग एक ही है। ये जो इंटरेस्ट है और ये जो बोरोइंग कॉस्ट है इसको आप इंक्लूड मत करो, क्योंकि एज पर ES2 उनको लगता है कि इंटरेस्ट और बोरोइंग कॉस्ट की ज़रूरत नहीं है इन्वेंट्री या जो फिनिश गुड्स है उनको प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन में लेके आने के लिए, तो वो आप इंक्लूड मत करो इंटरेस्ट और बोरोइंग कॉस्ट। और उसके बाद आप डायरेक्टली सम पे आ जाइए। डिस्क्लोजर अंडर ES2 ये हमारा इंस्टीट्यूट का एकदम क्या बोलते हैं ट्रेडमार्क है। डिस्क्लोजर अंडर ES12 बताओ, ये बताओ, तो ये आप लर्न कर लो, ये समझाने लायक कुछ भी नहीं है। द अकाउंटिंग पॉलिसी एडॉप्टेड इन मेजरिंग इन्वेंट्री, द कॉस्ट फार्मूला यूज्ड, कैरिंग अमाउंट, शेड्यूल 6 एंड ES2 आर एट पार। यानी डिस्क्लोजर क्या क्या करने पड़ते हैं, तो अकाउंटिंग पॉलिसी क्या है, कौन सा कॉस्ट फार्मूला यूज़ किया है, यहाँ आप पढ़ लेना कॉस्ट फार्मूला। वो न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैंने नहीं बताया, जो इंपॉर्टेंट था वो मैंने बता दिया। नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन। सो इलस्ट्रेशन नंबर 5, on 31/3/2012 the closing stock was 10,000 units at 10 each, so it comes to 1 lakh, but the current market price on that date is at 9 per unit, it is 90,000. So here it is clearly given that 1 lakh rupees is the closing stock value and but the market value of it is 90,000. So I have told you here only, you can see it, cost or NRV, whichever is lower. So this is the cost and this is the NRV, रियलाइजेबल वैल्यू इतना ही मिलेगा मार्केट में बेचने से। सो विच एवर इज लोअर, सो इट इज़ 90,000. सो यू हैव टू राइट राम कथा अकॉर्डिंग टू ES2 वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री विल बी लोअर ऑफ कॉस्ट एंड NRV in the present case 10 rupees per unit into 10,000, that is 1 lakh, and the net realizable value is 90,000. Therefore the inventory should be valued at 90,000, that is net realizable value. I have told you in short. बस ये कंसेप्ट समझ लो, यू कैन सॉल्व एनी क्वेश्चन। वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इट्स इलस्ट्रेशन नंबर 8. आई एम पिकिंग अप रैंडमली, आई एम नॉट गोइंग टू टेक एवरी न्यूमेरिकल, आई विल टेक 2 to 3 न्यूमेरिकल्स, रेस्ट यू do it by yourself. It's illustration number 8 here. It is given the company deals in 3 products. So the company manufacturing or selling 3 products A, B, C, which are neither similar nor interchangeable. Okay, all 3 are different. At the time of closing stock of its account for the year 2012-2013, the historical cost, they can confuse you. You just keep in mind cost or NRV. It is historical cost, then also it is cost only, don't get confused. So historical cost and NRV are given. So item A, its historical cost is 40, its net realizable value is 28. Cost or NRV, whichever is lower, 28. So the value of closing stock is 28. Likewise you have to do for B, 32, anything can be there. So you take 32, 16, 24, lower, cost is lower, 16. It is 16. Lower चाहिए, cost या NRV, whichever is lower. And now the last sum, illustration number 11. Here I have told you here that you have to add some things like these duties and taxes should be added, and जो भी खर्चा किया जा रहा है रॉ मटेरियल पे फिनिश गुड्स तक बनाने के लिए, जो भी खर्चा किया जा रहा है उसको सेलेबल कंडीशन में बनने तक के लिए, तो उसको ऐड करो. सो दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड विद दिस ओनली. कॉस्ट प्राइजेस ऑफ ओनिडा टीवी इज 10,000 एंड एक्सपेंसेस इनकर्ड टू ब्रिंग इनटू सेलेबल कंडीशन, यानी 10,000 में ये बिकेगा नहीं, इसमें अब तक
ग्लास नहीं लगी है तो शॉक बैठेगा अगर घर पे लेके जाएंगे तो 3,000 देंगे जब ग्लास लगेंगे। आई एम टेलिंग फॉर एग्जाम्पल पर्पज ओनली, डोंट टेक इट सीरियसली। So 10 plus 3. So here the cost comes 13,000 and the net realizable value is 18. So what is the answer? Cost or NRV? Cost or NRV, whichever is less, whichever is less, whichever is less, which is less, 13,000. Likewise here 22,000. Here it is 22,000. Cost or NRV, cost or NRV, cost or NRV, 22,000. Here 13,000, 22,000. Rest all you can do. If you like this lecture, please like the video. So I will make another AS videos. AS are very easy friends. It comes for 4 to 5 marks. It is very easy. You just understand the concept. In AS2 there was nothing. There was only 3 to 4 concept. What is stock, क्लोजिंग स्टॉक को क्या वैल्यू पे दिखाना है, इन्वेंट्री यानी क्या है, विच इज़ मैन्युफैक्चर्ड एंड हेल्ड फॉर सेल, और नेट रियलाइजेबल वैल्यू क्या है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट वगैरह, और उसके बाद कॉस्ट ऑफ परचेस में क्या क्या शामिल करेंगे, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन में क्या क्या शामिल करेंगे, और अदर कॉस्ट क्या है, और जो मेन है कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लेस। इसके बाद और ये जो डिस्क्लोजर्स है ये आप लर्न कर लेना। द अकाउंटिंग पॉलिसी एडॉप्टेड इन मेजरिंग इन्वेंट्रीज, द कॉस्ट फार्मूला यूज्ड, कैरिंग अमाउंट ये जो फार्मूला यहाँ का है वो, और शेड्यूल 6 एंड AS2 आर एट पार। ये डिस्क्लोजर आपको घोट लेना है 4, ये पूछ सकते हैं। और बाकी अगर न्यूमेरिकल आया तो ये ऐसा ही आता है, आप CA में रहने दो या CMA में रहने दो या CS में रहने दो, AS का वैल्यूएशन ऐसे ही करे जाएगा। ओके, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए, क्योंकि मैं 12 से 15 मिनट के अंदर AS2 कंप्लीट कर दिया है। तो ऐसे ही मैं जो सिंपल AS है, यानी अभी AS1 से लेके 10 तक जो 5, 6, 7 AS है जो छोटे हैं, जो कम इसमें हो जाएंगे, वो मैं करूँगा। और जो लेंदी होंगे, जैसे AS7 है उसके अंदर न्यूमेरिकल है, AS9 के अंदर न्यूमेरिकल है, तो उसकी में मैं आपको ट्रिक बताऊँगा। अगर मुझे अच्छा रिस्पॉन्स आया तो प्लीज़ लाइक करो ये वीडियो, और मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि आपको ये लेक्चर सही लगा या कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए। तो थैंक यू वेरी मच गाइज़।